हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ईवीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रही हूं, और जिस क्रम में पेपर हुए हैं उसी क्रम में मैं सॉल्व करवा रही हूं। 2011 वाले पेपर से मैंने शुरुआत की है। ये जो पेपर है ये फरवरी 2015 वाला है। तो इसमें जो ईवीएस के क्वेश्चन हैं उनको मैं सॉल्व करवाऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा इसके पहले वाली वीडियो यदि आपने नहीं देखी हैं तो देख लीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। इसीलिए मैं सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगी। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। पेपर सेकंड के लिए एसएसटी के मॉक टेस्ट भी मैं करवा रही हूँ। तो यदि आप पेपर सेकंड भी देने वाले हैं और आपका सब्जेक्ट एसएसटी है तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 ने कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों की संस्तुति नहीं की है। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण है। पहला विकल्प है पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 3 से आगे की कक्षाओं के लिए है। दूसरा है कक्षा 1 व 2 के शिक्षार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते। तीसरा है संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना, और चौथा है पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए। तो आप सभी लोगों को पता है कि जो पर्यावरण अध्ययन है वह कक्षा 3 से बच्चों को पढ़ाया जाता है। कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों की संस्तुति नहीं की गई है। तो इसका उपयुक्त कारण पूछा गया है। तो बचपन में बच्चे अपने वातावरण को समग्र रूप से देखते हैं, इसलिए कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं को भाषा और गणित में एकीकृत किया गया है। अब इसमें जो सबसे उपयुक्त कारण है विकल्प के माध्यम से बताना है। तो इसमें जो तीसरा विकल्प है यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना। इसीलिए कक्षा 1 व 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों की संस्तुति नहीं की गई है। तो इसमें तीसरा विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, एक अध्यापक को कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन की सांस्कृतिक विविधताएं पढ़ानी है। इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से क्या है? पहला है अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट यानी परियोजना दें। दूसरा है विद्यार्थियों से पूछें कि उन्होंने क्या खाया है, उसके बाद चर्चा करें। तीसरा है विद्यार्थियों से कहें कि वे अपने परिवार के भोजन के बारे में सूचना एकत्र करें। और चौथा है विभिन्न प्रकार के खाने की चीजों के चित्रों वाले फ्लैश कार्ड दिखाएं। अब कक्षा 4 के विद्यार्थी हैं और उन्हें क्या पढ़ाना है? हमारे देश के भोजन की सांस्कृतिक विविधताएं। तो सर्वोत्तम विधि पूछी गई है। तो जो पहला विकल्प है यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट दें यानी परियोजना तैयार करने के लिए दें। बच्चे करके सीखेंगे, वो उनका ज्ञान जो होगा स्थायी होगा, और इसमें करके सीखने पर बल दिया जा रहा है। तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और जो परियोजना विधि होती है इसमें कहा गया है कि एक परियोजना दें। तो जो परियोजना विधि है ये करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। परियोजना विधि सीखने को यथार्थवादी और प्रयोगात्मक बनाती है। तो ये भी आपको याद रखना है। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी सामान्य उपागमों का अनुपालन किया जाना है, केवल इसे छोड़कर, यानी कि एक को छोड़कर सभी का अनुपालन किया जाना है। तो जो छोड़ना है वही हमें बताना है। पहला विकल्प है मूर्त से अमूर्त, दूसरा है सरल से कठिन, तीसरा है स्थानीय से वैश्विक, और चौथा है अमूर्त से मूर्त। तो ईवीएस एक ऐसा विषय है जो पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में सीखने वालों की जागरूकता के विकास से संबंधित है। अब इसमें पूछा गया है कि प्राथमिक कक्षाओं में
पर्यावरण अध्ययन के लिए सभी सामान्य उपागमों का अनुपालन किया जाना है केवल इसे छोड़कर। तो इसमें जो लिखा हुआ है मूर्त से अमूर्त ये सही है, सरल से कठिन ये भी सही है, स्थानीय से वैश्विक ये भी सही है, लेकिन अमूर्त से मूर्त ये सही नहीं है। और इसमें यही पूछा गया है केवल इसे छोड़कर, तो केवल डी यानी कि पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब ये इसमें शामिल क्यों नहीं किया गया? क्योंकि शिक्षा का अमूर्त से मूर्त दृष्टिकोण का पालन प्राथमिक स्तर पर नहीं किया जाता, क्योंकि इस स्तर पर बच्चे सीधे अमूर्त और ठोस अवधारणाओं को समझने के लिए छोटे होते हैं, यानी कि अभी उनकी उम्र कम है। वो अमूर्त से मूर्त की जो अवधारणाएं हैं उन्हें नहीं समझ पाएंगे, और प्राथमिक कक्षाओं की बात हो रही है, इसीलिए इसमें डी शामिल नहीं किया जाएगा। तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ओनली डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो पीडीएफ है मुझे इसी तरीके की प्राप्त हो पाई है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। लिखा है निम्नलिखित तालिका का अध्ययन कीजिए। तालिका दी गई है। पेट्रोल का मूल्य लीटर में जून 2007 में 47.74 है, दिसंबर में 61.33 है। इसी प्रकार से डीजल का मूल्य दिया गया है। चलिए आगे पढ़ते हैं प्रश्न में क्या पूछा गया है। उपर्युक्त तालिका का अध्ययन करने के बाद कक्षा 5 के विद्यार्थी देवमीत ने अपनी नोटबुक में यह लिखा। क्या लिखा? पेट्रोल डीजल की अपेक्षा अधिक महंगा ईंधन है। पेट्रोल की अपेक्षा डीजल के मूल्य में वृद्धि का प्रतिशत अधिक है। डीजल सस्ता है इसलिए सार्वजनिक परिवहन इस पर चलता है। और डी में लिखा है डीजल पेट्रोल से सस्ता ईंधन है, लोगों को डीजल वाली गाड़ियां खरीदनी चाहिए। नीचे लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इसमें जो ये 4 कथन लिखे हुए हैं देवमीत ने अपनी नोटबुक में, तो इसमें जो ए और बी लिखे हुए हैं, ए और बी जो हैं ये हैं अवलोकन, क्योंकि इनमें वो अवलोकन कर रहा है कि पेट्रोल डीजल की अपेक्षा अधिक महंगा है, पेट्रोल की अपेक्षा डीजल के मूल्य में वृद्धि का प्रतिशत अधिक है। तो ए और बी हो गए अवलोकन, यानी कि अवलोकन का मतलब है प्रेक्षण, इनको प्रेक्षण भी कहा जाता है। तो ए और बी है प्रेक्षण। और सी और डी क्या है? लिखा है डीजल सस्ता है इसलिए सार्वजनिक परिवहन इस पर चलता है। डीजल पेट्रोल से सस्ता ईंधन है, लोगों को डीजल वाली गाड़ियां खरीदनी चाहिए। तो सी और डी ये हैं निष्कर्ष, यानी कि ये निष्कर्ष हैं, अनुमान है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। सी तथा डी निष्कर्ष हैं और ए और बी अवलोकन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है कक्षा 5 की अध्यापिका माहिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें। सार्थक अधगम के लिए उन्हें सार्थक अधगम के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। पहला है समझना कि पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं। दूसरा है अधिकतम पौधों के नाम लिखना, उनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध और उगने के स्थान में अंतर का अवलोकन करना। और चौथा है समझना कि पौधे भी सजीव होते हैं। तो अध्यापिका जो है क्या चाहती हैं कि जो विद्यार्थी हैं आसपास के पौधों का अवलोकन करें। अब सार्थक अधगम के लिए बच्चों को क्या करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, तो इसमें जो सी विकल्प लिखा हुआ है तीसरा विकल्प है कि उनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध और उगने के स्थान में अंतर का अवलोकन करना। क्योंकि जो पौधे हैं उनकी ऊंचाई अलग अलग होती है, पत्तियों की बनावट में भिन्नता होती है, गंध भी उनमें अलग तरीके की आती है, जो उगने के स्थान होते हैं उनमें भी भिन्नता होती है। तो ये जो विकल्प है सबसे अच्छा है सार्थक अधगम के लिए। तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक उपयुक्त नहीं है। यहाँ पर नहीं और है जो लिख नहीं पाया, यानी कि कट गया है ये पीडीएफ से, तो यहाँ नहीं और लिखा हुआ है। पहला विकल्प है प्रश्न पूछना, दूसरा है न्याय और समानता के प्रति चिंता, तीसरा है सहयोग और चौथा है स्मरण रखना। तो आकलन क्या है? आकलन छात्र के
अध्ययन पर प्रासंगिक जानकारी एकत्र करने की एक प्रक्रिया है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के महत्वपूर्ण घटकों में से एक है। अब इसमें पूछा गया है कि कौन सा संकेतक उपयुक्त नहीं है, तो वह है स्मरण रखना, याद करना। याद करने पर, रटने पर कभी भी बल नहीं दिया गया है, ये आपको याद ही रखना है। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा स्मरण रखना। अब प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में मूल्यांकन के लिए जो संकेतक शामिल हैं वो भी तो आपको पता होने चाहिए। तो इसमें जो शामिल हैं वह हैं चर्चा, विश्लेषण, प्रयोग, पूछताछ, स्पष्टीकरण, अभिव्यक्ति, सहयोग, अवलोकन, वर्गीकरण, ये सभी शामिल हैं, लेकिन स्मरण रखना शामिल नहीं है। तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, क्योंकि नहीं है पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, आपके प्रधानाचार्य ने आपको कहा कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को शैक्षिक अवलोकन यात्रा के लिए ले जाएं। इस अवलोकन यात्रा को सार्थक बनाने के लिए आप अपनी योजना में क्या सम्मिलित करेंगी? पहला है, जहां जाना हो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने और पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को कहना। दूसरा है, आनंद के लिए पर्याप्त भोजन और खेलों को साथ ले जाना। तीसरा है, यह सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी अनुशासित रहें, उस स्थान का शांतिपूर्वक अवलोकन करें। और चौथा है, क्रियाकलापों की एक स्तरीकृत सीट उस स्थान के बारे में तैयार करना और प्रामाणिक तथा सार्थक अध्ययन के लिए उसे विद्यार्थियों के साथ यात्रा से पूर्व साझा करना। तो प्रश्न में कहा गया है कि आपके प्रधानाचार्य ने आपको कहा कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को शैक्षिक अवलोकन यात्रा के लिए ले जाएं। अब अवलोकन यात्रा को सार्थक बनाने के लिए आप अपनी योजना में क्या सम्मिलित करेंगे? तो इसमें जो चौथा विकल्प लिखा हुआ है यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि क्रियाकलापों की एक स्तरीकृत सीट उस स्थान के बारे में तैयार करना और प्रामाणिक तथा सार्थक अध्ययन के लिए उसे विद्यार्थियों के साथ यात्रा से पूर्व साझा करना, यानी यात्रा जाने से पहले बच्चों के साथ उस स्तरीकृत सीट को साझा करना। तो चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और जब भी आप पेपर में प्रश्न पढ़ें और विकल्प पढ़ें तो बहुत ध्यान से पढ़ें। आप विकल्प जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो सकता है। तो इसमें चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बाकी आप पढ़ेंगे तो आपको पता ही चल जाएगा कि ये विकल्प उत्तर नहीं हो सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियों और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य है, पहला है सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना। दूसरा है पाठों को आनंददायक बनाना। तीसरा है भाषिक कौशलों को बढ़ावा देना। और चौथा है कक्षा की विविधता की पूर्ति। तो ईवीएस में कहानियों और कविताओं का उपयोग करने के जो उद्देश्य हैं वह क्या है कि सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना। इसके अलावा शिक्षार्थियों को समाज के नैतिकता, मानदंडों और मूल्यों से अवगत कराना, रुचि विकसित करना, सीखने की शब्दावली, सुनने और महत्वपूर्ण सोच कौशल को बढ़ावा देना, शिक्षार्थी की पूरी क्षमता विकसित करना, शैक्षिक और नैतिक दोनों रूप से। तो इसमें पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा। और जो उद्देश्य बताए हैं वो भी आपको याद रखने हैं। सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना, इसीलिए कविताओं और कहानियों का प्रयोग ईवीएस में किया गया है। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है, एक प्राथमिक स्तर की अध्यापिका जलाभाव के विषय पर अपने कक्षा 4 के बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार आंकेंगी? पहला है उपर्युक्त विषय पर एक लिखित परीक्षा का आयोजन करके। दूसरा है यह पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की है। तीसरा है जल संरक्षण में पोस्टर बनाने की गतिविधि का आयोजन करके। और चौथा है बच्चों को जल संरक्षण पर नारे लिखने के लिए कहकर। तो प्रश्न में कहा गया है कि एक प्राथमिक स्तर की अध्यापिका जलाभाव के यानी जल की कमी के विषय पर अपने कक्षा 4 के बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार आंकेंगे। तो इसमें जो दूसरा विकल्प लिखा हुआ है कि यह पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की है। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है, प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है?
पहला है गणनाएं और अनुमान, दूसरा है माप के अनुसार चित्रण करना, तीसरा है सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी, और चौथा है साफ सुथरा रेखांकन। तो प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी कौशल को बढ़ावा मिलता है। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। जो मानचित्र होता है किसी समतल सतह पर खींचा गया एक क्षेत्र का दृश्य प्रतिनिधित्व होता है। यह दूरी, दिशा आदि के बारे में किसी विशेष क्षेत्र की विशिष्ट और विस्तृत विशेषताओं को चित्रित करने में मदद करता है। तो तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है। इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। यह पौधा है। पहला है नारियल, दूसरा है बंद गोभी, तीसरा है सरसों और चौथा है पालक। तो प्रश्न में बताया गया है कि पौधे में पत्तियां हैं जो सब्जी की तरह प्रयोग में लाई जाती हैं और इससे जो बीज प्राप्त होते हैं उनसे तेल मिलता है। तो इसमें जो तीसरा विकल्प है यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, सरसों। सरसों के जो पत्ते होते हैं उनकी सब्जी बनाई जाती है, सरसों का साग जिसे कहते हैं, और इससे जो बीज प्राप्त होते हैं उनसे तेल निकाला जाता है और उसी तेल में सब्जी पकाई जाती है। तो तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। जो नारियल होता है और विकल्प लिखे हैं उनके बारे में जान लीजिए। नारियल के वृक्ष का एकमात्र खाद्य भाग उसका फल होता है। जो बंद गोभी है ये कली होती है, यानी कि जो बंद गोभी है पौधे की कली है और यही वास्तविक गोभी कहलाती है। तो ये भी याद रखिएगा। और जो पालक होता है तो पालक का भोजन करने योग्य भाग इसकी पत्तियां होती हैं। तो ये भी याद रखिएगा। इसमें आपका तीसरा विकल्प सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों से होने वाले रोगों का समुच्चय है। पहला है हैजा, डेंगू, मलेरिया, दूसरा है चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, तीसरा है चिकनगुनिया, हैजा, मियादी बुखार, और चौथा है चिकनगुनिया, मलेरिया, मियादी बुखार। तो मच्छरों से फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। जो हैजा होता है ये फैलता है दूषित जल और भोजन से, और जो मियादी बुखार है यानी कि टाइफाइड ये फैलता है दूषित भोजन और जल से। और जो लिखे हुए हैं रोग ये मच्छरों के ही है, लेकिन इसमें ऐसा समुच्चय बताना था जिसमें तीनों ही मच्छरों से फैलने वाले रोग हैं। तो दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसी राज्य के एक मानचित्र के एक सिरे पर यह लिखा था, स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। यदि इस मानचित्र पर किन्हीं दो शहरों के बीच की दूरी 9.7 सेंटीमीटर मापी जाती है तो इन दोनों शहरों के बीच की वास्तविक दूरी है लगभग। तो हमें पैमाना पहले ही दिया गया है, 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर दिया गया है, और हमें क्या बताना है, वास्तविक दूरी बतानी है। और किन्हीं दो शहरों के बीच की मानचित्र पर दूरी कितनी है, 9.7 सेंटीमीटर। तो जो पैमाना दिया गया है 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर, तो इससे 9.7 में कर देंगे गुणा। तो गुणा करने पर हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा 1067 मीटर। ये हमें मीटर में मिला है क्योंकि यहाँ पर जो पैमाना दिया गया था वह 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर दिया गया था। अब हम विकल्प देखते हैं तो सभी किलोमीटर में है, तो हम क्या करेंगे, 1000 से भाग दे देंगे क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। 1000 से भाग देंगे, हमें चौथा विकल्प उत्तर मिल जाएगा 1.067 किलोमीटर। यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। कांसे से संबंधित प्रश्न फिर से आ गया। चलिए देखते हैं। लिखा है, कांसा यानी ब्रॉन्ज के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। क्या लिखा है, यह एल्यूमिनियम, आयरन और कॉपर जैसा ही एक तत्व है। बी में लिखा है, इसे भट्टी में कॉपर और टिन को पिघलाकर बनाया जाता है। तीसरा है, आदिवासी लोग
ब्रांज का उपयोग हजारों वर्षों से कर रहे हैं। और चौथा लिखा है ब्रांज की बनी वस्तुएं एल्युमिनियम की बनी वस्तुओं की तुलना में हल्की परंतु अधिक मजबूत यानी कि टिकाऊ होती हैं। तो मैंने आपको बताया ही है कई बार कि जो कांसा होता है यह तांबे और टिन की मिश्र धातु है, यानी तांबा और टिन पिघला कर इसे बनाया जाता है। अब इसमें जो सत्य कथन है कांसे के बारे में, पहला लिखा है कि यह एल्युमिनियम, आयरन और कॉपर जैसा ही एक तत्व है। ये गलत है क्योंकि ये मिश्र धातु है, तो ये हो गया गलत। इसे भट्टी में कॉपर और टिन को पिघलाकर बनाया जाता है, ये सही है। सी में लिखा है आदिवासी लोग ब्रांज का उपयोग हजारों वर्षों से कर रहे हैं, ये भी सही है। और डी में लिखा है ब्रांज की बनी वस्तु में एल्युमिनियम की बनी वस्तुओं की तुलना में हल्की परंतु अधिक मजबूत होती हैं, तो डी इसमें गलत लिखा हुआ है क्योंकि जो कांसा होता है ये एल्युमिनियम की तुलना में वजनदार होता है, हल्का नहीं होता। और इससे बनी वस्तुएं भी वजनदार होती हैं, तो डी भी गलत हो गया। केवल बी और सी इसमें सही है, यानी कि जो पहला विकल्प है यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण और तकनीकें हैं। पहला है परियोजना कार्य, दूसरा है क्षेत्र भ्रमण, तीसरा है जर्नल लिखना, चौथा है विचार मानचित्रण। अब विकल्प बताने हैं कौन सा सही है। तो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण और तकनीकें पूछी गई हैं, तो इसमें चारों ही सही हैं। परियोजना कार्य, क्षेत्र भ्रमण, जर्नल लिखना, विचार मानचित्रण, ABCD चारों ही सही हैं। अब इनके बारे में जान लीजिए। परियोजना कार्य क्या है, तो यह शिक्षार्थियों की शैक्षिक भागीदारी को बढ़ावा और सक्रिय अधिगम पर जोर देता है। यह कार्य की एक श्रृंखला को संदर्भित करता है जिसे किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थियों के एक समूह द्वारा किए जाने की आवश्यकता होती है। क्षेत्र भ्रमण क्या है, यह अधिगम को जीवंत बनाने की सबसे अच्छी विधि है। यह शिक्षार्थियों को एक निश्चित स्थान पर ले जाने के बारे में है जहां वे वास्तविक परिस्थितियों के सीधे संपर्क में आकर ज्ञान अर्जित करते हैं। जर्नल लिखना ये क्या कहलाता है, तो यह एक विशिष्ट विषय पर अपनी अंतर्दृष्टि, धारणाओं, अनुभवों आदि को संग्रहित करने के लिए शिक्षार्थियों द्वारा लिखित लेखन के एक रूप को संदर्भित करता है। और अवधारणा मानचित्रण या इसे ही विचार मानचित्रण कहते हैं, तो यह एक शैक्षणिक तकनीक है जो शिक्षार्थियों को स्पष्ट रूप से यह जांचने में मदद करती है कि नई अवधारणाएं पूर्व अर्जित अवधारणाओं से कैसे संबंधित हो सकती हैं। तो इन सब के बारे में आपको जानना आवश्यक है। इसमें आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, ABCD। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। लिखा है प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को मानचित्र शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होती है। पहला है शिक्षार्थियों को निर्देश देना कि वे घर से भारत का मानचित्र लेकर आएं। दूसरा है शिक्षार्थियों को एटलस दिखाना और विभिन्न स्थानों की स्थिति के बारे में बताने के लिए कहना। तीसरा है शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे अपने ही संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं तथा वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करें। और चौथा है अध्यापक द्वारा श्याम पट पर मानचित्र बनाना तथा शिक्षार्थियों को विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने को कहना। तो प्रश्न में कहा गया है कि प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को मानचित्र शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होती है। तो इसमें जो तीसरा विकल्प लिखा हुआ है कि शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे अपने ही संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं तथा वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करें। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इसमें बच्चे सक्रिय रूप से भाग लेंगे, तो यही इस प्रश्न का उत्तर है। मानचित्र क्या है, मानचित्र जो है एक भौगोलिक क्षेत्र का एक सपाट सतह वाला दृश्य चित्रण है। यह दूरी, दिशा आदि के संदर्भ में किसी दिए गए स्थान की विशिष्ट और विस्तृत विशेषताओं को दर्शाने में सहायता करता है। तो ये भी याद रखिएगा, तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए।
पहला है आकलन में सफलता प्राप्त करना, दूसरा है विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाओं को समझना, तीसरा है सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना, और चौथा है क्रियाकलाप संचालित करना तथा कौशलों का विकास करना। तो प्रश्न में पूछा गया है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। तो इसमें जो तीसरा विकल्प लिखा हुआ है, सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना, यानी कि जो शिक्षार्थी हैं उनको प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना, तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अधिगम का केंद्र है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कौशल नहीं है। पहला है निर्धारण, दूसरा है निष्कर्ष निकालना, तीसरा है अवलोकन और चौथा है पूर्वानुमान। अब पूछताछ आधारित जो दृष्टिकोण है वह क्या होता है। यह प्रश्नों को प्रस्तुत करने और नई समझ की खोज में निर्णय लेने के लिए बच्चे को अपने स्वयं के अनुभवों से संबद्ध करने पर जोर देता है। और क्या कहा गया है, प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु हैं। तो प्रत्यक्ष अनुभव क्या होते हैं कि यह शिक्षक के व्याख्यान को सुनने के बजाय अधिगम की प्रक्रिया में बच्चे की प्रभावी भागीदारी पर जोर देता है। यह गतिविधि और सक्रिय अधिगम को बढ़ावा देता है। अब इसमें पूछा गया है कि कौन सा एक ऐसा कौशल नहीं है। नहीं का विशेष रूप से ध्यान रखना है। पहला लिखा है निर्धारण, दूसरा निष्कर्ष, तीसरा अवलोकन और चौथा है पूर्वानुमान। तो इसमें जो निर्धारण है ये इसमें शामिल नहीं है, तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और जो विकल्प लिखे हुए हैं निष्कर्ष निकालना, अवलोकन, पूर्वानुमान, ये प्रक्रिया कौशल हैं जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अधिगम के केंद्र हैं, जबकि इसमें निर्धारण शामिल नहीं है, तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। थोड़ा सा यहाँ कट रहा है, लेकिन मैं पूरा प्रश्न पढ़ूंगी तो आप सुनते जाइएगा ध्यान से। पहला लिखा है एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं। दूसरा है इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है। तीसरा है बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है। चौथा है एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। और चौथा है आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग भी किया जाता है। तो झूम खेती के विषय में आपको याद रखना है, मिजोरम में ये की जाती है खेती। अब इसके विषय में आपको क्या क्या याद रखना है कि यह जो पद्धति है कृषि की, इसे स्थानांतरण कृषि भी कहा जाता है। यह पूर्वोत्तर भारत में सबसे सामान्य प्रकार की कृषि पद्धति है। इसे कर्तन दहन प्रणाली भी कहा जाता है, यानी कर्तन और दहन कृषि। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो भूमि होती है, इसमें जो बांस खरपतवार आदि उगाते हैं उन्हें काटकर वहीं जला दिया जाता है। फिर क्या किया जाता है, जो राख बचती है खरपतवार और बांस को जलाने के बाद, उसे उसी भूमि में मिला दिया जाता है। और इसमें हल का प्रयोग नहीं किया जाता, ना ही किसी खाद और रासायनिक उर्वरक का प्रयोग किया जाता है, और एक साथ कई फसलें उगा ली जाती हैं। अब आप समझ गए होंगे कि इसमें कौन से कथन सही हैं। और जब एक क्षेत्र पर फसल तैयार हो जाती है, उसे काट लिया जाता है, फिर उस भूमि को कुछ समय के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। अब इसमें जो सही हैं वह बताने हैं। पहले में लिखा है कि एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं, ये सही है, अभी मैंने आपको बताया ही है। भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है, ये भी सही है, तभी इसे कर्तन और दहन कृषि कहा जाता है। बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है, ये गलत है, क्योंकि इसमें हल का प्रयोग नहीं किया जाता। एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, ये भी सही है। और ई में लिखा है कि आवश्यकता अनुसार उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है, ये गलत है, क्योंकि इसमें
खाद और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि जो बांस और खरपतवार को जलाने के बाद जो राख बचती है उसे भूमि में मिला दिया जाता है और यही राख खाद का काम करती है। तो इसमें ए बी डी सही है, यानी कि जो पहला विकल्प है यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, राधा विभिन्न प्रकार के यात्रा टिकटों का उपयोग कर रही है। ऐसे टिकटों के उपयोग से निम्नलिखित में से किस संकल्पना पर प्रभावपूर्ण ढंग से चर्चा की जा सकती है? पहला लिखा है, अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर यात्रा की लागत भी भिन्न होती है। दूसरा है, यात्रा की लागत उस वाहन द्वारा प्रयुक्त ईंधन पर निर्भर करती है। तीसरा है, सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हमें टिकट चाहिए। और चौथा है, आरक्षण प्रक्रिया की समझ। अब इसमें नीचे लिखा है, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो राधा जो है विभिन्न प्रकार के टिकटों का उपयोग कर रही है और ऐसे टिकटों के उपयोग से निम्नलिखित में से किस संकल्पना पर प्रभावपूर्ण ढंग से चर्चा की जा सकती है, ये पूछा गया है। तो अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर यात्रा की लागत भी भिन्न होती है, ये सही है, क्योंकि बस का किराया अलग होता है, ट्रेन का किराया अलग होता है, यानी कि हम यदि अलग अलग साधनों से यात्रा करते हैं तो यात्रा की लागत भी भिन्न होगी। ए इसमें सही है। यात्रा की लागत उस वाहन द्वारा प्रयुक्त ईंधन पर निर्भर करती है, ये गलत है। सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हमें टिकट चाहिए, ये सही है। यदि हम सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करते हैं, जैसे हम बस से यात्रा करते हैं तो हमें टिकट की आवश्यकता होगी, हम ट्रेन से यात्रा करेंगे तब भी हमें टिकट की आवश्यकता होगी। और डी में लिखा है, आरक्षण प्रक्रिया की समझ। तो इसमें पूछा गया है कि किस संकल्पना पर प्रभावपूर्ण ढंग से चर्चा की जा सकती है, तो इसमें ए और सी शामिल है, बी और डी इसमें नहीं होंगे, क्योंकि बी में लिखा है कि यात्रा की लागत उस वाहन द्वारा प्रयुक्त ईंधन पर निर्भर करती है। ये गलत है, क्योंकि यात्रा की जो लागत होती है वह यात्रा की दूरी पर निर्भर करती है, सिर्फ उस वाहन द्वारा प्रयुक्त ईंधन पर निर्भर नहीं करती बल्कि दूरी पर भी निर्भर करती है, अर्थात क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। तो इसीलिए इसमें बी गलत हो गया। और आरक्षण की प्रक्रिया की समझ, तो इस पर भी प्रभावपूर्ण ढंग से चर्चा नहीं की जा सकती, तो बी और डी इसमें नहीं आएंगे। ए और सी सही हैं, यानी कि जो दूसरा विकल्प है वही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। इसका कारण यह है कि आपने भी देखा होगा कि जो पक्षी होते हैं अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं। क्यों हिलाते हैं? चलिए विकल्प पढ़ते हैं। लिखा है, इनके कान ढके होते हैं और वे उड़ सकते हैं। दूसरा है, पक्षियों के दो नेत्र होते हैं। तीसरा है, इनके नेत्र दो भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर फोकस कर सकते हैं। और चौथा है, अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते। तो अधिकांश जो पक्षी होते हैं इनकी आंखें सिर के दोनों ओर होती हैं। पक्षियों की आंखें एक समय में दो अलग अलग चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकती हैं। जब वे सीधे आगे देखते हैं तो उनकी दोनों आंखें एक ही वस्तु पर केंद्रित होती हैं। अब इसमें क्या पूछा गया है, ये तो मैंने पक्षियों के बारे में आपको बता दिया। अब प्रश्न में क्या पूछा गया है कि पक्षी जो है अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं। क्यों हिलाते हैं? क्योंकि पक्षियों के जो नेत्र होते हैं वे स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते, इसीलिए पक्षी अपनी गर्दन को अधिक हिलाते हैं चीजों को देखने के लिए। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। पक्षियों से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, घोंसलों से भी पूछा जाता है, पक्षियों के घोंसलों से, पक्षियों के जो तथ्य हैं महत्वपूर्ण उनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये सभी आपको एनसीईआरटी में पढ़ने के लिए मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है, रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? पहला है जूस तैयार करना और वायुरोधी डिब्बे में संचित करना। तीसरा है प्लास्टिक के थैले में रखना। तीसरा है रेफ्रिजरेटर में संचित करना और चौथा है अचार और आम पापड़ बनाना।
तो रीना को आम बहुत पसंद है, वह इन्हें सर्दियों के लिए संरक्षित करना चाहती है। तो सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? या तो आम का अचार बना लिया जाए या आम पापड़ बना लिए जाए। तो चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। जो जूस तैयार करेंगे, यदि हम पहले विकल्प में लिखा है कि जूस तैयार करना, वायु रोधी डिब्बे में संचित करना, तो ये कुछ समय बाद खराब हो जाएगा, कुछ दिनों में ही। तो इसीलिए पहला इसमें गलत है। प्लास्टिक की थैली में रखना, प्लास्टिक की थैली में तो आम सड़ जाएंगे। और रेफ्रिजरेटर में संचित रखना, तो रेफ्रिजरेटर में 2-3 दिन ही तक आम सही हो रह पाएंगे, फिर उसके बाद वो खराब होने लगेंगे। तो सर्दियों के लिए उसे संरक्षित करना है तो सबसे अच्छा तरीका है अचार और आम पापड़ बनाना। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर यानी जंतु है जिसके अग्रदांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? वे दांतों को बहुत अधिक लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को काटते कुतरते रहते हैं। पहला है गिलहरी, दूसरा है छिपकली, तीसरा है चूहा और चौथा है दीमक। तो इस प्रश्न में आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा, गिलहरी। जो गिलहरी होती है, इसके सामने के दांत जीवन भर बढ़ते रहते हैं। दांतों को अधिक लंबा होने से रोकने हेतु उन्हें वस्तुओं को कुतरते रहना पड़ता है। इसीलिए जो गिलहरियां होती हैं, ये कुछ ना कुछ कुतरती रहती हैं। तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। जो छिपकली होती है, इन सब के बारे में भी जान लीजिए। जो छिपकली होती है, छिपकली के दांत शंक्वाकार या ब्लेड जैसे होते हैं। वे इसका उपयोग शिकार को लपकने और पकड़ने हेतु करती हैं। चूहा है, इसके भी जो दांत होते हैं, ये जीवन भर बढ़ते हैं और बढ़ते और वक्र होते रहते हैं। तो चूहे के भी दांत जीवन भर बढ़ते रहते हैं और अधिक लंबा होने से रोकने हेतु इन्हें चीजों को कुतरना पड़ता है। अब आप कहेंगे कि गिलहरी विकल्प क्यों सही है? क्योंकि एनसीईआरटी में गिलहरी का ही जिक्र किया गया है। तो हमें विकल्प में गिलहरी मिलेगा तो हम गिलहरी को ही टिक करेंगे, चूहे को नहीं करेंगे। चूहे के बारे में नहीं बताया गया है एनसीईआरटी में, गिलहरी के बारे में बताया गया है। तो इसीलिए पहला इसमें विकल्प सही है। और जो दीमक होती है, दीमक के अनोखे दांतेदार दांत होते हैं और दीमक के दांत इतने नुकीले होते हैं कि वे लकड़ी को भी खा सकती हैं। तो इसमें आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। तो इसमें आपका पहला विकल्प सही है, गिलहरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है, कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। ऐसा करने से उसके खेतों की मृदा, पहला है जुताई के लिए उपयुक्त बन जाएगी, दूसरा है बंजर हो जाएगी, तीसरा है अन्य फसलों के लिए भी उपजाऊ बन जाएगी और चौथा है केवल धान की फसलों के लिए ही उपयोगी रहेगी। तो यदि कोई किसान बार बार एक ही फसल को उगा रहा है और उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग कर रहा है, तो ऐसा करने से उसके खेत की जो मृदा है बंजर हो जाएगी। तो इसीलिए हमें फसल चक्र का प्रयोग करना पड़ता है। जो किसान होते हैं वह फसल चक्र का प्रयोग करते हैं। यदि एक ही फसल को बार बार उगाया जाएगा तो खेत की जो मिट्टी है वह बंजर हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है, केरल के निकटवर्ती राज्य हैं। पहला है कर्नाटक और महाराष्ट्र, दूसरा है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, तीसरा है कर्नाटक और तमिलनाडु और चौथा है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो केरल के पड़ोसी राज्य पूछे गए हैं, निकटवर्ती राज्य पूछे गए हैं, तो कर्नाटक और तमिलनाडु, तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? पहला है गोवा, दूसरा है जम्मू और कश्मीर, तीसरा है बिहार और चौथा है मिजोरम। तो मैंने आपको कल के वीडियो में ही बताया था कि गोवा के लोग नारियल के तेल में पकी समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं और सरसों के तेल में पकी मछली खाना जम्मू कश्मीर के लोग खाना पसंद करते हैं। तो ये भी याद रखिएगा। केरल के लोग टैपियोका खाना पसंद करते हैं और केरल में केले के फूल की सब्जी भी खाई जाती है। तो ये भी याद रखिएगा। और जो बिहार के लोग हैं, तो बिहार का जो प्रसिद्ध व्यंजन है वह है लिट्टी चोखा, याद रखिएगा इसे।
और मिजोरम के जो लोग हैं विभिन्न प्रकार के मांस के व्यंजन खाते हैं और मिजोरम की बाई मौसमी साग और सब्जियों की सरल सब्जी मुरब्बे के रूप में प्रसिद्ध है। तो ये भी आपको याद रखना है। और जो मिजोरम की व्यक्ति है अपने भोजन में बांस के प्रारोहों को शामिल करना पसंद करते हैं। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात लगभग 4 मीटर होती है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन में भीतर तक जाती हैं जब तक पानी तक न पहुंच जाए। इस वृक्ष के तने में पानी एकत्र होता है और यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है। तो कल की वीडियो में ही मैंने आपको बताया था रेगिस्तानी ओक के बारे में। तो इसमें जो सत्य कथन है वह बताने हैं। ए सही है, यह एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के लगभग बराबर अर्थात लगभग 4 मीटर तक होती है। इस वृक्ष की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती हैं जब तक पानी तक ना पहुंच जाए। इस वृक्ष के तने में पानी एकत्र होता रहता है और जब कभी भी उस इलाके में पानी की कमी हो जाती है तो लोग इसके तने में पतला पाइप डाल के पानी निकालते हैं। और यह वृक्ष ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, अबू धाबी में नहीं पाया जाता। तो डी इसमें गलत हो गया, ए बी सी इसमें सही है, यानी कि जो तीसरा विकल्प है यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है, कोई व्यक्ति 2/1/2015 को मडगांव से नागरकोइल जाने के लिए रेलगाड़ी में बैठा। रेलगाड़ी 7:45 बजे मडगांव से चली। अगले दिन अर्थात 3/1/2015 को 4:45 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि इन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 1140 किलोमीटर है तो रेलगाड़ी की औसत चाल थी। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे में समय। तो दूरी तो हमें दे दी गई है 1140 किलोमीटर। समय कैसे निकालेंगे, यहाँ लिखा है कि रेलगाड़ी 7:45 बजे चली है मडगांव से। तो 7:45 यानी कि सुबह के 7:45 हैं। तो सुबह के 7:45 से शाम के 7:45 तक कितना समय हुआ, 12 घंटे। और उसके बाद फिर आगे क्या लिखा है कि वह 3/1/2015 को 4:45 बजे नागरकोइल पहुंची, यानी कि वह सुबह 4:45 सुबह का वक्त है, प्रातः का। तो 4:45 बजे नागरकोइल पहुंच जाती है। तो कितना समय हो गया, 12 घंटे। तो 7:45 से शाम के 7:45 तक हो गए और 9 घंटे ये हो गए। तो 12 और 9 यानी कि 21 घंटे का है समय। दूरी हमें दी है 1140, चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय। तो यहाँ 1140 में 21 से दे देंगे भाग, हमें मिलेगा 54.28 किलोमीटर प्रति घंटा। अब उत्तर जो है चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है, नई दिल्ली रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल यानी मध्य प्रदेश और फिर रांची यानी झारखंड का भ्रमण करना चाहता है। उसकी यात्रा की दिशा होगी, पहला है पश्चिम दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में, दूसरा है दक्षिण दिशा में और फिर पूर्व दिशा में, तीसरा है दक्षिण दिशा में और फिर पश्चिम दिशा में और चौथा है पूर्व दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में। मानचित्र आपको पढ़ना है, पढ़ के अच्छे से जाना है क्योंकि मानचित्र से एक प्रश्न आपको जरूर मिलेगा। चलिए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं, आपको पहले मानचित्र दिखाते हैं। तो व्यक्ति जो है नई दिल्ली का रहने वाला है, पहले वह जाता है भोपाल। तो ये रहा दिल्ली, पहले वह जाएगा भोपाल, यानी कि पहले वह जा रहा है दक्षिण दिशा में। और उसके बाद फिर कहाँ जाता है, फिर वह जाता है रांची, यानी कि फिर वह जाता है पूर्व की ओर। तो पहले दक्षिण और फिर पूर्व। चलिए देख लेते हैं कौन सा विकल्प सही होगा। तो पहले दक्षिण दिशा में और फिर पूर्व दिशा में, यानी कि आपका जो दूसरा विकल्प है यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आखिरी प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित कौन सी विशेषता पाई जाती है। छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप। पहला लिखा है वे जहरीले होते हैं, दूसरा है वे भूमि एवं जल दोनों में रह सकते हैं, तीसरा है उनके शरीर सल्क से ढके होते हैं और चौथा है वे अंडे देते हैं। तो ऐसी विशेषता बतानी है जो इन चारों में कॉमन है।
तो छिपकली, गौरैया, कछुआ और सांप ये सभी अंडे देते हैं। ये इनमें कॉमन है, तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो ये जो पेपर था ये फरवरी 2015 वाला था। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और इसके पहले वाली वीडियो यदि नहीं देखी है तो देख लीजिए, और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।